एपिसोड 9। दावर और गोमा लॉन में आ गए। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को गहरी निगाहों से देखते रहे। फिर दावर ने अचानक गोमा पर छलांग लगा दी। उसने अपने दोनों पैर जोड़ लिए थे। वो उछलता हुआ गोमा की तरफ आया। उसके पैर गोमा के सीने पर जम गए। गोमा इस हमले से लड़खड़ा गया। इससे पहले कि दावर वापस जमीन पर आए, गोमा ने अपना एक घुटना आगे कर दिया। ये खतरनाक दाव था। दावर की रीढ़ की हड्डी चटक सकती थी। दावर ने नीचे गिरते हुए अपने जिस्म को अकड़ा लिया और ठोस कर लिया। ये मखसूस दाव उसे जेल में बाबा ने सिखाया था। उसका जिस्म किसी वजनी पत्थर की तरह गोमा के घुटने से टकराया और गोमा को यूं लगा जैसे उसके घुटने पर पहाड़ गिर पड़ा हो। दावर उसके घुटने से फिसलकर लॉन में जा गिरा। उसके गिरते ही गोमा ने जल्दी से अपने उस पैर को झाड़ना शुरू कर दिया जिसके घुटने से दावर टकराया था। दावर खड़ा हो गया। इस दफा उसने सिर्फ एक पैर से हमला किया था। उसका बायां पैर गोमा के सर से भी बुलंद हुआ और गिरती हुई तलवार के अंदाज में गोमा के शाने से टकराया। यह खतरनाक दाव था। गोमा की जगह कोई और होता तो उसकी हड्डी टूट चुकी होती, लेकिन गोमा इस हमले से भी संभल गया। उसने भी दावर की तरह अपना पैर उठाया और पूरी कुव्वत के साथ दावर के पेट पर ठोकर मारी। लॉन में पत्थर के मुजस्समों की तरह खड़े लोगों ने सांसें रोक ली थी। उन्होंने ऐसी तबाहकुन जंग इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो दोनों ही अपनी अपनी बेमिसाल महारत और ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। देखते ही देखते दावर अपने आप को छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटा और एक जोरदार घूंसा गोमा के चेहरे पर रसीद किया। गोमा ने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। उसकी नक्सीर फूट गई थी। दावर ने एक और घूंसा उसके सीने पे मारा, फिर लात पेट में मारी। इस ज़रब ने गोमा को दोहरा कर दिया। उसकी नाक से खून तेजी से बह रहा था। उसकी कमीज का अगला हिस्सा खून से तर हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दावर ने उसे दूसरी लात मारनी चाहिए तो गोमा ने बड़ी फुर्ती से उसका पैर पकड़ लिया। फिर वो इसी हालत में पीछे की तरफ घूम गया। दावर संभल नहीं सका। वो लॉन में गिर पड़ा। उसने दोनों कोहनियां टेक कर उठने की कोशिश की, लेकिन गोमा ने इतनी देर में उसके चेहरे पर ठोकर रसीद कर दी। इस ठोकर ने दावर के होंठ फाड़ दिए। उसके होंठों से खून बहने लगा। उसने गोमा के वार से बचने के लिए अपने दोनों हाथ आगे कर लिए और गोमा ने उस पर जस्त लगा दी। वो उसे रौंदते हुए दूसरी तरफ निकल जाना चाहता था, लेकिन दावर उससे पहले ही करवट ले चुका था। गोमा के पैर जमीन से टकराए और दावर ने दोनों पैर जोड़कर उसकी पिंडली पर ठोकर दे मारी। गोमा आधे बदन से लचक कर रह गया। दावर ने दूसरी ठोकर मारी और गोमा भी लॉन में गिर पड़ा। दावर उसके सीने पर चढ़ बैठा था, लेकिन गोमा के चेहरे पर घूंसा मारने की हसरत उसके दिल में ही रह गई। गोमा ने अपने पैर पीछे से लाकर उसकी गर्दन में फंदा डाल दिया। दावर ने बौखलाकर गोमा के दोनों पैर पकड़ लिए और गोमा ने उसे उछालकर एक तरफ फेंक दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और घास पर लुढ़कते हुए बरामदे की सीढ़ियों के पास पहुंच गए। यहाँ अचानक गोमा ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। दावर ने अपने हाथ को उसकी गिरफ्त से निकालने के लिए झटका दिया और उसकी आस्तीन ऊपर से नीचे तक लपकती चली आई। दावर के बाजू पर खुदा हुआ कोबरा वाजे हो गया था। गोमा ने इस निशान को देखा और उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखें बेयकीनी के अंदाज में फैल गईं। ये एक लम्हा दावर के लिए बहुत साबित हुआ। उसने दोनों हाथों से गोमा की गर्दन अपनी गिरफ्त में ली और उसका गला घोंट देना चाहता था। वो ठहरो दावर, ठहर जाओ, 1 मिनट, गोमा ने फंसी फंसी आवाज में कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? दावर ने उसकी गर्दन छोड़ दी। ये कोबरा तुम्हारे बाजू पर किसने बनाया? क्या करना है पूछ कर तेरे को? लड़ाई करनी है तो ऐसी बात मत करो, सीधी तरह लड़ाई करो। नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। तुम कोबरा हो। मैं किसी कोबरा पर हाथ उठाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह अजीम गुनाह होगा। मैं समझ गया हूँ कि यह निशान तुम्हें बाबा ने दिया होगा। वो अफ्रीका से हिंदुस्तान आया था। बताओ, क्या यह निशान उसी ने दिया है? क्या तुम बाबा को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। वो मेरा बाप है, रूहानी बाप। उसी ने मुझे सब सिखाया है। मैं शागिर्द हूँ उसका। ओह, अब मैं समझा। तुम भी उसी के सिखाए हुए मालूम होते हो। जिस्म को पत्थर की तरह बनाने का फन सिवाय उसके पूरी दुनिया में और कोई नहीं जानता। तुम भी अपने जिस्म को पत्थर का कर लेते हो। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। बताओ, क्या ये निशान उसी ने बनाया है? मुझसे मत छुपाना। हाँ, ये निशान उसी ने बनाया है और उसने कहा था कि उसके बाद अब मैं ही कोबरा हूँ। दावर, मैं अब तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। अब तुम ही मेरे लिए किसी देवता की तरह हो। मैं गुलाम हूँ तुम्हारा। अरे बाबा, तुमने जो इतने आदमियों को खड़ा कर रखा है, इनका क्या होगा? ये तो हारने वाले को गोलियां मार देंगे। तुम इसी तरह लड़ते रहो दावर, जब तक मैं कोई तरकीब सोच लेता हूँ। उन दोनों ने फिर इसी तरह लड़ना शुरू कर दिया। इस बार लड़ाई का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। दूर खड़े लोगों के लिए ये जंग अभी तक जिंदगी और मौत की जंग थी, लेकिन वो दोनों बस एक दूसरे को रगेते जा रहे थे। वो एक दूसरे पर जरब भी लगाते तो बड़ी एहतियात के साथ। गोमा ने एक बार दावर को उछालकर फेंक दिया और उस पर छलांग लगा दी। दावर ने फौरन उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू हमाइल कर दिए। अरे बाबा, कुछ सोचा भी या नहीं, वरना हम दोनों इसी तरह लड़ते लड़ते खल्लास हो जाएंगे।
दावर ने कहा। हाँ, सोच लिया है। हम दोनों इसी तरह लड़ते हुए बरामदे में पहुंच जाएंगे। फिर तुम अचानक दौड़ते हुए सामने वाले दरवाजे में दाखिल हो जाना। तुम्हारे पीछे मैं भी दौड़ लगा दूंगा। इन लोगों को इतना मौका नहीं मिल सकेगा कि वो हम में से किसी पर गोलियां चला सके। ये तो ठीक है, लेकिन ये लोग उधर भी आ गए तो? ऐसा नहीं होगा। ये रोबोट की तरह है, जहाँ खड़ा कर दिया खड़े हो गए, ये अंदर नहीं जाएंगे। तो फिर चलो ठीक है, मारा मारी चालू करो। साला आखा जिंदगी में कभी ऐसा नकली और असली फाइट नहीं लड़ापन। उन दोनों ने फिर एक दूसरे पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वो दोनों एक दूसरे को धकेलते हुए बरामदे की सीढ़ियों तक ले आए और फिर उन्होंने सीढ़ियां तय कर ली और ये जंग बरामदे में होने लगी। खुला हुआ दरवाजा सामने ही था। दावर को दौड़ते हुए उस दरवाजे में दाखिल होना था। उसने आखिरी बार गोमा को धकेलते हुए दीवार के साथ चिपकाया और मंसूबे के मुताबिक दौड़ता हुआ खुले दरवाजे से इमारत के अंदर दाखिल हो गया। गोमा भी उसका ताक़ुब करता हुआ अंदर आ गया था। ये जंग पेड्रो गेंजा ने भी देखी। वो उस वक्त लाइब्रेरी के बराबर वाले कमरे की खिड़की में खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपने जुआ खाने में एक लाइब्रेरी भी बना रखी थी, जहाँ किताबें तो ना होने के बराबर थी, अलबत्ता रिसाइल बहुत से मौजूद थे। ये रिसाइल फहश तस्वीर और फहश कहानियों वाले थे, जो मखसूस ग्राहकों की फरमाइश पर उन्हें मुताले के लिए दिए जाते थे। लाइब्रेरी के बड़े कमरे से मुल्क एक और छोटा सा कमरा था, जिसकी एक खिड़की इमारत के अक़बी हिस्से में खुलती थी। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी कि पेड्रो ने अपना एक छोटा सा दफ्तर उस कमरे में भी बना रखा है। वो जब कभी कुछ देर के लिए तन्हा रहना चाहता तो उस कमरे में आकर बैठ जाता। उसने कमरे की खिड़की से धीमा और दावर को आते हुए देख लिया था। दावर को देखकर वो चौंक पड़ा था। वो दावर के हुलिये से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दावर और धीमा एक दूसरे के साथ किस तरह है। धीमा के बारे में उसे कुछ देर पहले मालूम हो गया था कि वो उसके साथ गद्दारी करने का इरादा रखता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि दावर ने धीमा को अपने साथ मिला लिया है। उन दोनों पर उसकी निगाह बस इत्तेफाकन पड़ गई थी। वो टहलता हुआ खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। उस वक्त उसने इंटरकॉम पर गोमा को अपने पास आने की हिदायत की थी। गोमा उन चंद आदमियों में से एक था जिसे पेड्रो के उस दूसरे ऑफिस का इल्म था। तुम इस आदमी को देख रहे हो गोमा? यस बॉस। कौन है ये आदमी? ये वही है जिसके लिए तुमने इतने जाल बिछाए थे, यानी दावर। ओह, ये क्या कह रहे हो बॉस? ये अंदर कैसे आ गया? ये मैं नहीं देख सका, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमारा एक आदमी धीमा भी इसके साथ मिला हुआ है। मैंने अभी धीमा को इमारत में दाखिल होते देखा है। ठीक है बॉस, मैं अभी दावर का बंदोबस्त किए देता हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। कैसी विनती? मैं नहीं चाहता कि इस शख्स को गोली मारकर हलाक किया जाए। मैं इसके साथ बाकायदा मुकाबला करना चाहता हूँ। मैंने इसकी बहुत तारीफ सुन रखी है। मैं भी तो देखूँ कि इस शख्स को इसकी माँ ने कैसा दूध पिलाया है। थोड़ी देर का तमाशा ही सही। गोया इससे मुकाबला करने के लिए तुम्हारे बाजू फड़क रहे हैं। ऐसे समझ लो बॉस, एक अरसा हो गया कि मुझे कोई दुश्मन नहीं मिला जिससे मुकाबला करके मुझे खुशी महसूस हो। यहाँ के लोग तो भूसे के ढेर हैं। ठीक है जाओ, लेकिन बहुत सोच समझ कर मुकाबला करना। वैसे एहतियातन अपने स्कॉट को भी साथ ले लो, और हाँ, उस धीमा का भी इलाज करो। उसका इलाज तो मैं अभी कह देता हूँ। मैं उसे माजूर करके दावर के सामने फेंक दूंगा। देखता हूँ वो किस तरह उसकी जान बचाता है। तो इस तरह पेड्रो ने दावर और गोमा के दरमियान वो जंग देख ली जो हर लम्हे सनसनीखेज होती जा रही थी। वो जानता था कि उन दोनों में से कोई एक भी किसी पर काबू नहीं हासिल कर सकेगा। वो दोनों ही तूफान बनकर एक दूसरे पर छा गए थे, एक दूसरे को रौंद रहे थे, कुचल रहे थे। फिर उसने उन दोनों को दौड़ते हुए इमारत के अंदर दाखिल होते देख लिया था। यह देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई थी। गोमा के आदमी इसी तरह मशीन गने संभाले लॉन में खड़े रह गए थे। पेड्रो जानता था कि अब ये लोग उस वक्त तक इसी तरह खड़े रहेंगे जब तक गोमा उन्हें दूसरा हुक्म ना दे दे। उन लोगों की तरबियत इसी अंदाज में की गई थी। पेड्रो अपने दफ्तर से निकलकर उस कमरे में आ गया जहां वो आमतौर पर बैठा करता था। यहाँ उसका एक आदमी इंतजार कर रहा था। यह भी पेड्रो के खास आदमियों में से था, प्रकाश, जो किसी जमाने में फौज में रह चुका था, लेकिन वहां से फरार होकर उसने पेड्रो की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। क्या बात है प्रकाश? बॉस, इस वक्त हॉल में 2 पार्टियां मौजूद हैं। कुल मिलाकर 6 आदमी हैं, सब मुसल्लह हैं। मुसीबत है कि हम हॉल में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वरना मेहमानों में भगदड़ मच जाएगी और हमारे कारोबार की साख खराब हो जाएगी। इसलिए उन पर हाथ डालने के लिए हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। ऐसा करो, अपने 2-2 आदमी उनमें से हर एक आदमी के साथ लगा दो। तुम्हारे आदमी मुसल्लह होने चाहिए, और बल्कि नहीं, तुम अपने आदमियों को मत भेजो, उनसे काम खराब हो जाएगा। मैं लड़कियों को इस काम पर लगा देता हूँ। अगर कोई खूबसूरत लड़की किसी आदमी को अपने साथ चलने का इशारा करे तो वह आदमी इनकार नहीं कर सकता। वो लड़कियां किसी तरह एक एक को हॉल से उठाकर बाहर ले आएंगी, जहां उनको हलाक करके तहखाने में फेंक दिया जाएगा।
मेरी बात समझ गए ना? अब ये काम किस तरह करना होगा, उन आदमियों को किस तरह बाहर लाना है, उन्हें कहाँ गोली मारनी है, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं 10 मिनट के अंदर अंदर उनकी 6 लाशें तहखाने में देखना चाहता हूँ और बस। अब तुम जाओ, और हाँ, यहाँ से जाते हुए पटेल को मेरे पास भेज देना। प्रकाश के जाने के बाद पेट्रो ने इंटरकॉम पर किसी को हिदायत दी और अपने कमरे में टहलने लगा। ये उसकी जिंदगी का पहला वाक़या था कि कई अदद पार्टियां उसके कसीनो पर हमला करने के इरादे से अंदर आ गई थीं। ये सारे लोग उसकी निगाहों में थे। उनमें से 2 पार्टियों को खुद उसने इतना मौका दिया था कि वो एक अंदर आने में कामयाब हो जाए, जबकि दावर के लिए उसने एक दूसरा जाल बिछाया था। उसे सबसे ज्यादा खतरा दावर ही की तरफ से था। उसने दावर की शोहरत सुन रखी थी और अब गोमा के साथ उसकी जंग का अंदाज भी देख चुका था। वो धुंधखोर इंसान उसके लिए मुसीबत साबित हो सकता था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और पटेल अंदर आ गया। वो एक ऐसा आदमी था जो सिर्फ गोली की जुबान से बात करने का आदी था। वो कलकत्ते में किराए के कातिल की हैसियत से मशहूर था। फिर पेड्रो उसे अपने साथ गालाम ले आया था। इस वक्त भी उसके दोनों पहलुओं से रिवॉल्वर लटक रहे थे। फरमाए बॉस, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने सुना है कि वो रोजी तुम्हें बहुत पसंद है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या रास्ता निकाला जाए। जी बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो गोमा, मेरा मतलब है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन दिल के मामलात पर किसी का बस नहीं चलता। तुम भी मजबूर हो और गोमा भी। वो भी रोजी को पसंद करता है। अब तुम दोनों में से कोई एक ही उसे हासिल कर सकता है, और मेरी आशा है कि रोजी को तुम हासिल कर लो। मैं? ये किस तरह हो सकता है? वो गोमा? नहीं बॉस, आप शायद मजाक कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुमसे मजाक करूंगा? मैं तुम्हें रोजी को हासिल करने का एक मौका दे रहा हूँ, और ये बात जाहिर है कि रोजी को तुम दोनों में से एक ही हासिल कर सकता है, और ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम दोनों में से किसको जिंदा रहना है। बॉस, मैं समझा नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? सीधी सी बात है, तुम गोमा को अपने रास्ते से हटाकर रोजी को हासिल कर लो। पटेल सुनो कर है क्या? जाओ, गोमा को तलाश करके गोली मार दो। वो अभी इमारत के अंदर ही है। जाओ, मैं इसकी इजाजत दे रहा हूँ। और हाँ, उसे हर हाल में मरना है। मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। ये मेरा हुक्म है, समझ गए? जी, समझ गया। ऐसा ही होगा बॉस। गोमा जिंदा नहीं रहेगा। मैं उसके जिस्म में इतनी गोलियां उतार दूंगा कि उसकी सूरत भी पहचानी नहीं जाएगी। बस जाओ, और जब उसे मार लो तो आकर मुझे बता देना। पटेल उल्टे कदमों वापस चला गया। पेड्रो की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई चीता अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। पटेल के जाने के बाद वो कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर इंटरकॉम की आवाज आई। उसने जल्दी से इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। वो कुछ देर तक दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। फिर इंटरकॉम रखा और अंदर आ गया। कमरे से बाहर उसके मुहाफिज खड़े थे, जो उसे देखकर चौंकिन्ने हो गए थे। उन लोगों ने उसके साथ चलना चाहा, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें मना किया और अकेला ही आगे बढ़ता चला गया। उसका रुख तहखाने की तरफ था। तहखाने भी उसके मुहाफिजों से भरा हुआ था। उसने हिंदुस्तान के कोने कोने से अपने कसीनों के लिए गुंडों की पूरी फौज तैयार कर ली थी। ये वो लोग थे जो सिवाय कत्ल गारत गिरी के किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनके करख चेहरों से उनकी फितरत का अंदाजा हो जाता था। ये लोग भी उसे देखकर चौंकिन्ने हो गए, लेकिन पेड्रो उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर तहखाने की सीढ़ियां उतरता हुआ तहखाने में आ गया। यहाँ भी बहुत से लोग खड़े थे। ये भी उसके पालतू गुंडे थे। उस लंबे चौड़े तहखाने में रोशनी का बहुत माकूल इंतजाम किया गया था। एक दीवार के साथ ही गटर था, जिसका मुंह उस वक्त खुला हुआ था। ये गटर पेड्रो के बहुत काम आया करता था। उसमें ना जाने कितनी लाशें बह जाती थी। गटर का पानी उन लाशों को बहाता हुआ समंदर में उंडेल देता था, जहाँ अनगिनत मछलियाँ उन लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके खा जाती, और कसीनों में गायब होने वालों का नामो निशान तक नहीं मिलता। उस तहखाने में इस वक्त मुहाफिजों के अलावा 2 लड़कियां भी खड़ी थीं। ये दोनों कसीनों में काम करने वाली मालूम होती थीं। उन्होंने एक ही किस्म की वर्दियां पहन रखी थी। उन वर्दियों में ये लड़कियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही थीं, लेकिन उस वक्त उन लड़कियों के खूबसूरत चेहरों के रंग उड़े हुए थे। उनके खौफ की वजह एक आदमी था, जिसे ये लोग हॉल में घेर कर इस तहखाने में लेकर आई थी। उन लड़कियों ने प्रकाश के कहने पर अमल किया था। उसने बताया था कि हॉल में मौजूद 6 आदमियों को बारी बारी किसी बहाने हॉल से बाहर ले जाना है और तहखाने में पहुंचा देना है। वो हिदायत के मुताबिक पहले आदमी को हॉल से उठाकर यहाँ ले आई थी। हॉल से बाहर तक तो ये आदमी बहुत तरंग में दिखाई देता रहा। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि 2 लड़कियां उसे अपने साथ ले जा रही हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर जब उसने अपने चारों तरफ मुसल्ला आदमियों की भीड़ देखी तो उसकी हालत गैर हो गई। उन आदमियों का रवैया भी उसके साथ बहुत ही जारहाना था। उन्होंने कोई बात किए बगैर आदमी को धक्का देते हुए दीवार से टिका दिया और उसकी तरफ रिवॉल्वर निकाल लिए। वो आदमी अब उस तरह लरस रहा था जैसे तेज हवा में सूखे पत्ते लरसते हैं।
اس نے گھبرا کر کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ان مسلح آدمیوں میں سے ایک نے گولی مار کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ وہ کرہاتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے بری طرح خون نکل رہا تھا لیکن ان لوگوں کو پرواہ نہیں تھی۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ وہ اس طرح خود بھی اس آدمی پر ہونے والے تشدد میں ملوث ہو گئی تھی۔ پیڈرو کو دیکھ کر تہخانے میں موجود لوگ سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ پیڈرو نے ایک نظر دیوار کے پاس گرے ہوئے آدمی پر ڈالی، پھر ان آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے پرکاش نے بتایا تھا تم لوگوں کو؟ جی باس۔ ایک آدمی نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، یہ وہی آدمی ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں اسے ہال سے لے کر آئی ہیں۔ یہ زندہ یا مر گیا؟ زندہ ہے باس، صرف اس کے ایک ہاتھ پر گولی ماری گئی ہے۔ اسے زندہ کیوں رکھا ہے؟ چلو مار کر گٹر میں بہا دو۔ پیڈرو کی بات سن کر کرہاتا ہوا آدمی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ خوف اور دہشت نے اس کے چہرے کے نقوش مغز کر دیے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اسی وقت تہخانہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ بیک وقت نہ جانے کتنے آدمی نے اس کے بدن میں گولیاں اتار دی تھیں۔ اس کی لاش تہخانے کے فرش پر گری اور بری طرح پھڑکنے لگی۔ پھر وہ لاش ٹھنڈی ہو گئی۔ دونوں لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں سے چہرے چھپا لیے تھے۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ دونوں فرش پر بیٹھ گئیں۔ پیڈرو کے اشارے پر 2 آدمیوں نے اس آدمی کی لاش گھسیٹ کر گٹر میں ڈال دی۔ وہ ایک چھپاکے کے ساتھ غائب ہو گئی۔ تم لوگ کیا رونے بیٹھ گئی ہو؟ کھڑی ہو جاؤ۔ پیڈرو دھاڑا۔ دونوں لڑکیاں خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تمہیں اسی طرح باقی 5 آدمیوں کو بھی اس تہخانے میں لانا ہے، اور اگر تم میں سے کسی نے بزدلی دکھائی نا تو اس کا حشر بھی اس آدمی جیسا ہی ہوگا۔ چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ دونوں لڑکیاں لرزتے قدموں سے تہخانے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد پیڈرو اس آدمی سے مخاطب ہوا، اب بار بار بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی یہاں ہے اسی طرح مار کر گٹر میں پھینکوا دو، سمجھے؟ اوکے باس۔ پیڈرو تہخانے سے نکل کر اپنے آفس میں آ گیا۔ یہاں پرکاش اس کے انتظار میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ بہت سراسیمہ دکھائی دے رہا تھا، جیسے کسی ناگہانی افتاد نے اسے پریشان کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر پیڈرو غصے سے ببھر گیا۔ اب تم یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ جو کام تمہارے ذمے لگایا گیا ہے تم اسے کرو، جاؤ یہاں سے۔ میں خبر لایا ہوں باس، وہ 6 آدمی ہال سے غائب ہو چکے ہیں۔ 6 آدمی؟ کیا بکواس ہے کیا؟ ان میں سے ایک آدمی کا قصہ تو ابھی ختم ہو چکا ہے، اس کی لاش بھی اس سمے تک سمندر میں پہنچ چکی ہوگی۔ نہیں باس، ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ آدمی کوئی اور تھا۔ ہال میں موجود ایک پارٹی نے اس آدمی سے کچھ باتیں کی تھیں جس پر ہمارے آدمیوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ وہ بے گناہ مارا گیا۔ او یو نانسنس! پیڈرو نے جھلا کر میز پر رکھا ہوا پیپر ویٹ اٹھا کر پرکاش کی طرف کھینچ مارا۔ پرکاش نے اس وار سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ پیپر ویٹ اس کے سینے سے ٹکرا کر قالین پر گر پڑا۔ تم سب کے سب ناکارہ ہوتے جا رہے ہو، کہاں گئے وہ سب؟ معلوم نہیں باس، وہ دونوں پارٹیاں ہال سے غائب ہو چکی ہیں۔ تو جاؤ پھر تلاش کرو انہیں۔ یہ خوشخبری لے کر میرے پاس کیوں چلے آئے؟ پرکاش جلدی سے باہر چلا گیا۔ پیڈرو کا اضطراب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پٹیل نے بھی واپس آ کر کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ گوما اسے اپنے ساتھ لیے ایک شاندار ہال میں آیا۔ یہ ہال لوگوں سے بھرا تھا۔ یہ سب کے سب جوا کھلانے والی مشینوں پر جھکے ہوئے تھے۔ بازیاں لگ رہی تھیں۔ ہارنے والوں کی آہوں اور جیتنے والوں کے قہقہوں سے پورا ہال گونج رہا تھا۔ اس موقع پر گوما نے داور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اسے ایک دوسرے کمرے میں کھینچ لایا۔ یہاں سے وہ ایک تیسرے کمرے میں پہنچے، پھر ایک برآمدے میں نکلے جہاں سیڑھیوں کے برابر میں گیراج دکھائی دے رہا تھا۔ گوما کا رخ اسی طرف تھا۔ گیراج میں اس وقت ایک گاڑی کھڑی تھی، اس کے باوجود اس میں اتنی جگہ موجود تھی کہ ایک اور گاڑی بھی لا کر کھڑی کر دی جائے۔ گوما نے آتے گیراج کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے احتیاطاً گیراج میں اندھیرے رہنے دیا تھا۔ داور کو پوری طرح اس کی طرف سے اطمینان نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنا پستول نکال لیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم میرے ساتھ کوئی چال تو نہیں چل رہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے نا تو کان کھول کر سن لو کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ مجھ میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ داور کی بدگمانی نے گوما کو افسردہ کر دیا۔ وہ جذباتی انداز میں داور کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ اپنے حواس قابو میں رکھیں میرے آقا۔ میں کسی کوبرا کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا ادنا غلام ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ منحوس خیال آیا بھی کیسے میرے آقا؟ آپ تھوڑی دیر پہلے میرے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، میرے رحم و کرم پر تھے۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر آپ کو یہاں لے کر آتا؟ نیلے پانیوں کے دیوتا کی قسم، میں آپ کا وفادار غلام ہوں۔ مجھ پہ بھروسہ کیجیے، آپ مجھ سے جو کام چاہے لے سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، کوبرا بابا سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ وہ اب کہاں ہے؟
وہ بری طرح سسکیوں اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ داور نے صورتحال کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے گوما کا ہاتھ تھام لیا اور اسے سرگوشیوں میں تسلی دینے لگا۔ گوما کی طرف سے مطمئن ہو کر داور نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے داور۔ گوما نے کچھ دیر بعد ایک گہری سانس لی۔ میں نے یہ جان لیا ہے کہ تم ہی اب اصل کوبرا ہو، بابا کے صحیح جانشین۔ میں بابا ہی کی تلاش میں ہندوستان آیا تھا، لیکن یہاں آ کر پیڈرو کے ساتھ شامل ہو گیا، مگر بابا کی تلاش بھی جاری رکھی تھی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ صرف میں ہی نہیں، افریقہ میں ہزاروں آدمی آپ کے اس نشان کو دیکھ کر آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے بہت ہی مقدس ہے اور محترم ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ کیوں آئے تھے آپ یہاں پر؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس جوا خانے کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے پیڈرو کو بھی یہاں سے نکال کے لے جانا ہے۔ ہم 4 آدمی آئے ہیں، ان میں سے 3 کو میں نے ساحل کی طرف سب کے سامنے بھیج دیا تھا، جبکہ میں خود پہاڑی جزیرے میں داخل ہوا ہوں۔ میرے 3 آدمی تمہارے قبضے میں آ چکے ہیں اور تم نے انہیں بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے تو تم ان تینوں کو رہا کروانے کی ترکیب سوچو۔ یہ تو مجھے کرنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تجوری تک بھی لے جا سکتا ہوں جہاں پر پیڈرو خزانہ چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کے بعد پیڈرو کو یہاں سے نکال کر لے جانے کا طریقہ آپ خود ہی سوچ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کام میں خود ہی کروں گا۔ تم مجھے وہ کمرہ دکھا دو جس میں وہ بیٹھا کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ ہمیں سب سے پہلے آپ کے آدمیوں کو اس کمرے سے نکالنا ہے۔ وہ دونوں گیراج سے باہر آ گئے۔ اس طرف سناٹا تھا، البتہ روشنی کا انتظام عمارت کے چپے چپے پر کر دیا گیا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے ایک طرف چل پڑے۔ گوما آگے آگے چل رہا تھا۔ گیراج سے باہر اس عمارت کی ایک راہداری تھی۔ گوما کا رخ اسی راہداری کی طرف تھا، لیکن وہ دونوں اس راہداری میں ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے مسلح آدمیوں کی قطار کھڑی تھی۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں داور اس سے پہلے لان میں دیکھ چکا تھا۔ داور اور گوما کو دیکھ کر وہ سب چوکنے ہو گئے، لیکن جب انہوں نے گوما کو پہچان لیا تو ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستولوں کے رخ نیچے ہو گئے۔ ان لوگوں کو ابھی تک گوما کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہال میں گڑبڑ ہو گئی ہے؟ گوما دھاڑا۔ کیسی گڑبڑ؟ اس طرف تو کوئی نہیں آیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ میں اس وقت تمہیں گڑبڑ کی تفصیل نہیں سنا سکتا، بس تم لوگ ہال میں جاؤ اور وہاں گولیاں چلانی شروع کر دو۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو باس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے وقوف آدمی، کسی انسان پر گولی نہیں چلانی، بس چھت کو نشانہ بناؤ، فانوس کو مار گراؤ، تصویروں کو نشانہ بناؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہال میں بھگدڑ مچ جائے اور سب لوگ وہاں سے گھبرا کر نکل جائیں۔ چیف، اگر مائنڈ نہ کریں تو بتا دیں کہ یہ سب ہے کیا؟ اس ہال میں ٹائم بم رکھ دیے گئے ہیں، کئی بار اعلان کروا چکا ہوں، لیکن کوئی بھی ہال سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کو باہر لانے کے لیے بس ایک ترکیب ہے، جاؤ جلدی کرو ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ گوما کی یہ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور سب کے سب ایک طرف دوڑ پڑے۔ اب اس راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ داور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو دلور ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھا۔ اس کے خیال کے مطابق یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے گوما جیسے آدمی کا ساتھ مل گیا تھا۔ اگر گوما خود ہی اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تو داور کے لیے اس پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا۔ اسے گوما جیسا مد مقابل آج تک نہیں ملا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گوما نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کھڑکی سے ہم اس کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں تمہارے ساتھی بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے اسی لیے یہاں پر موجود لوگوں کو ہٹا دیا ہے۔ اس سے ہمیں 2 فائدے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کھڑکی تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہال میں بھگدڑ مچ جائے گی اور اس بھگدڑ سے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس طرح پیڈرو پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ تم واقعی بہت ذہین ہو گوما، لیکن اپنے آدمی کو چھڑانے کے لیے میں خود اوپر جاؤں گا۔ نہیں، تم اگر کمرے میں پہنچ بھی گئے نا تو بم سسٹم کو ناکارہ نہیں کر سکو گے۔ اس کو صرف میں ہی ناکارہ کر سکتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں نے بھی یہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں کھڑے رہو گے تو آنے والوں کو روک لو گے، کیونکہ سب تمہیں جانتے ہیں۔ میرا معاملہ دوسرا ہے، میں اگر یہاں کھڑا رہا تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ گوما کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے داور کو جلدی جلدی اس بریف کیس کے بارے میں بتا دیا جس میں ان بموں کے ریموٹ تھے۔ داور نے گوما سے ہاتھ میں لایا اور اس پائپ کی طرف بڑھ گیا جو اس کھڑکی کے برابر سے ہوتا ہوا اوپر چھت تک چلا گیا تھا۔ وہ کھڑکی دوسری منزل پر تھی۔ داور نے جوتے اتار کر ایک طرف پھینکے اور دونوں ہاتھوں سے پائپ پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس مقام پر اگرچہ راہداری اور آس پاس کے علاقے میں اچھی خاصی روشنی ہو رہی تھی، لیکن عمارت کی کھڑکیاں تاریک تھیں۔ بہت ممکن تھا کہ عقبی حصے کے ان کمروں میں اس وقت کوئی موجود نہ ہو۔ ابھی وہ کچھ اوپر گیا تھا کہ اس نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ یہ گولیاں ایک تواتر سے چل رہی تھیں۔ گولیوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی چیخ و پکار بھی سنائی دینے لگی، بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں، بوکھلائے ہوئے لوگوں کی چیخیں اس کسینوں میں قیامت برپا کر گئی تھیں۔
और ये क़यामत उन लोगों ने बर्पा की थी जिन्हें गोमा ने हॉल की तरफ भेजा था। उन लोगों ने गोमा के कहने पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। दावर के होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट फैल गई। यहाँ का खेल लम्हा ब लम्हा दिलचस्प होता जा रहा था। दावर ने कुछ और ऊपर आकर नीचे की तरफ देखा। गोमा बड़ी बेचैनी से राहदारी में टहल टहल कर उसकी तरफ देख रहा था। दावर को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर उसने जल्दी जल्दी दोनों हाथों से इशारे शुरू कर दिए। वो दावर को जल्दी करने की हिदायत कर रहा था। दावर कुछ और ऊपर आ गया। अब वो खिड़की कुछ ही फासले पर रह गई थी। फिर अचानक उसकी निगाह एक और खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की में भी अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बावजूद उसकी तेज निगाहें खिड़की के पास खड़े हुए किसी शख्स को देख रही थी। उस खिड़की का एक पट खुला हुआ था और वो आदमी अपनी दोनों कोहनियां उस खिड़की पर टिकाए नीचे देख रहा था जहां गोमा खड़ा था। फिर उसने दावर के देखते ही देखते अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख गोमा की तरफ कर दिया। दावर ने अपनी सांसें रोक ली। ये बहुत पेचीदा सूरत हाल थी। वो आदमी उसे कोई जुनूनी मालूम हुआ था, क्योंकि उसने अपनी सारी तवज्जो गोमा पर ही मरकूज कर रखी थी। वो दावर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, हालांकि दावर उससे चंद गज के फासले पर पाइप से चिमटा था। उस आदमी ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ उठा लिया। वो किसी भी लम्हे गोमा पर गोली चलाने वाला था। दावर के पास बिल्कुल वक्त नहीं था। उसने जल्दी से अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और एक हाथ से पाइप को पकड़े रखा और दूसरे हाथ से पिस्तौल संभाल लिया। ये खतरनाक तरीन हरकत थी, लेकिन ये सोचने का वक्त नहीं था, बल्कि अमल करने का था। उसने भी अपना पिस्तौल वाला हाथ सीधा कर लिया, लेकिन उस वक्त वो आदमी जरा सा पीछे हट गया। अब दावर के लिए उसका निशाना लेना बहुत मुश्किल हो गया था। वो अपना पिस्तौल वाला हाथ आगे बढ़ाकर गोली नहीं चला सकता था, जबकि उस आदमी के लिए गोमा का निशाना लेना बहुत आसान था। गोमा उसकी खिड़की के नीचे ही खड़ा था। दावर को मालूम था कि अगर उसने भी गोली चला दी तो उस आदमी को नहीं लगेगी, बल्कि खिड़की के पट से जा टकराएगी, या मुमकिन है दूसरी तरफ निकल जाए। अब उस आदमी को रोकने की दावर के पास बस एक ही तरकीब थी। उसने जोर की चीख मारी। ये चीख ऐसी थी जैसे कोई शख्स ऊपरी मंजिल से लहराता हुआ नीचे जा गिरा हो। उस चीख को सुनकर गोमा और वो आदमी दोनों ही बौखला गए। गोमा हैरत से उसकी तरफ देखने लगा, जबकि कमरे वाला आदमी बौखलाकर खिड़की के पास आ गया। उसने ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक काम किया था, और दावर के लिए इतना ही मौका बहुत था। 2 गोलियां उसके पिस्तौल से यके बाद दीगरे निकली और सनसनाती हुई उस आदमी के जिस्म में बेवस्त हो गई। पहली गोली ने उसके सर को निशाना बनाया था, जबकि दूसरी उसकी गर्दन में जा घुसी थी। वो एक भयानक चीख के साथ दूसरी तरफ उलट गया। उसके गिरते ही दावर ने अपना पिस्तौल जेब में रखा और दोबारा पाइप पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो हैरत ज़दा गोमा को इस सूरत हाल के बारे में बता सकता। वो खिड़की अब उससे सिर्फ एक हाथ के फासले पर थी। दूसरी खिड़कियों के बरक्स उसमें रोशनी हो रही थी। वो थोड़ा सा और ऊपर आया और उचक कर उसने छज्जे को पकड़ लिया। उसने पाइप छोड़ा और खिड़की से झूलने लगा। उसके लिए एक उलझन ये थी कि वो खिड़की बंद थी और उसके शीशों को तोड़े बगैर वो कमरे के अंदर नहीं जा सकता था। उसने अपना एक हाथ मजबूती से खिड़की पर जमा रखा था और दूसरे हाथ से पिस्तौल निकाल लिया। वो गोली के जरिए शीशा तोड़ देने का इरादा रखता था। उसने पिस्तौल सीधा किया। उसी वक्त एक और ख्याल उसके जहन में आया। उसकी चलाई हुई गोली उसके अपने साथियों के लिए भी खतरनाक हो सकती थी। बहुत मुमकिन था वो तीनों सामने ही दीवार पर बैठे हों। इस सूरत में वो गोली उनमें से किसी को भी लग सकती थी। उसने पिस्तौल दोबारा जेब में रखा और दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ लिया और धीरे धीरे उठने लगा। वो पहले उन तीनों की पोजीशन देखना चाहता था। ये अंदाज़ा कर लेने के बाद ही शीशे तोड़ने के लिए गोली चलाई जा सकती थी। वो इसी तरह दोनों हाथों के बल किसी माहिर जिम्नास्टिक की तरह उठता चला गया। अब उस कमरे का मंजर उसके सामने था। फिर उसका जी चाहा कि वो छज्जे छोड़कर दोनों हाथों में अपना सर पीटना शुरू कर दे। वो कमरा खाली था। उस कमरे में 3 कुर्सियां तो पड़ी थी, लेकिन उन पर बैठा कोई नहीं था। पेड्रो को अपने आदमियों पर भरोसा नहीं रहा था। प्रकाश हॉल में मौजूद आदमियों का सुराग नहीं लगा सका था। कसीनो को लूटने के इरादे से आने वाले उसके आदमियों की निगाहों से गायब होकर ना जाने किस तरफ चले गए थे। वो लोग भी खतरनाक ही होंगे। दावर जैसे ना सही, लेकिन कसीनो के लिए तो खतरा बन ही सकते थे। किसी भी लम्हे उनकी तरफ से हंगामे का अंदेशा लगा था। वो सब मुसल्लह थे और दूसरी तरफ गोमा और दावर का मसला था। उसने पटेल को रोजी का लालच देकर भेज तो दिया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। दावर तो उसके लिए वैसे ही खतरनाक था, और अब गोमा भी उसके साथ शामिल हो गया था। उसने उन दोनों को ऊपर खिड़की से जंग करते हुए देखा था। वो दोनों ही बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे। पेड्रो के लिए बहुत सनसनीखेज और दिलचस्प मंजर था। फिर उसने ये महसूस किया कि उनकी लड़ाई में तसन्नो पैदा हो गया है। वो एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, बल्कि बज़ाहिर ये जाहिर कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों। हालांकि वो जंग सरासर झूठ थी। उनका ये मखसूस अंदाज पेड्रो की तेज़ निगाहों से छुप ना सका। उसने ये जान लिया था कि उन दोनों के दरमियान किसी नुक्ते पर, किसी बात पर मफाहमत हो चुकी है। फिर उसे याद आया कि उन दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे से बातें भी की थी, और इन बातों के बाद ही उनके अंदाज में तब्दीली आ गई थी, और उसकी तस्दीक
اس وقت ہو گئی جب داور اور گوما دونوں ہی دوڑتے ہوئے عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ اس جنگ کا نقطہ اختتام تھا۔ اس نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ گوما کے لیے اس نے صرف ایک آدمی کا انتخاب کیا تھا اور وہ پٹیل تھا، جس کا نشانہ بے مثال تھا، جس کے دل میں روزی کی محبت نے آگ لگا رکھی تھی۔ پیڈرو نے اسی لیے اسے اکسا کر گوما کو مارنے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ تینوں بھی تھے جنہیں گوما نے ایک کمرے میں بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق داور اور گوما سب سے پہلا کام یہی کرتے کہ ان تینوں کو آزاد کروا لیتے۔ ان کے آزاد ہونے کے بعد صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ تینوں داور کے ہی ساتھی تھے اور ان پر صرف گوما ہی قابو پا سکتا تھا، اور بدقسمتی یہ تھی کہ گوما بھی داور کے ساتھ مل گیا تھا۔ پیڈرو نے ایک فیصلہ کر لینے کے بعد اپنے ایک آدمی کو انٹرکام کے ذریعے آنے کی ہدایت کی۔ یہ شخص بھی اس کے خاص آدمیوں میں سے تھا۔ اس کا نام بادل تھا اور وہ بم بنانے، ڈائنامائٹ اور بموں کو ناکارہ کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ پیڈرو اس قسم کے تکنیکی کام بادل سے ہی لیا کرتا تھا۔ تم نے گوما کا وہ کمرہ دیکھا ہے جس میں وہ شرپسندوں پر تشدد کیا کرتا ہے؟ یس باس، میں خود بھی اس کمرے میں جا چکا ہوں۔ وہ دوسرے فلور کا کمرہ ہے جس کی ایک کھڑکی نیچے کی طرف کھلتی ہے۔ ہاں، اس کمرے میں اس سمے 3 آدمی کرسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان تینوں کی کرسیوں سے بموں کے اسٹک بندھے ہوئے ہیں اور ایک بم اسٹک دروازے کے پیچھے چپکا ہوا ہے۔ دروازہ کھولنے والا دروازہ کھولتے ہی دھماکے سے اڑ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی اڑ جائیں گے۔ ان بموں کا تعلق کمرے میں رکھے ہوئے ایک بریف کیس سے ہے جس میں ان بموں کا میکینزم رکھا ہے، سمجھ گئے؟ یس باس، لیکن میرے لیے حکم کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم ان تینوں کو اس کمرے سے باہر لے آؤ۔ اس سلسلے میں یہ دھیان رہے کہ تم دروازے کے راستے نہیں جاؤ گے ورنہ اڑ جاؤ گے۔ یس باس، میں اندر جانے کے لیے کھڑکی کا راستہ اختیار کروں گا، یو ڈونٹ وری۔ ایک بات یہ بھی سن لو کہ وہ تینوں بہت خطرناک آدمی ہیں۔ انہیں باہر لا کر مسلح آدمیوں کی نگرانی میں میرے پاس لانا، ذرا بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں باس، میں اپنی جان لڑا دوں گا۔ وہ لوگ کمرے سے نکل کر بھی قیدی ہی رہیں گے۔ اوکے، جاؤ۔ بادل کو رخصت کرنے کے بعد پیڈرو کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ پرکاش نے اسے ابھی تک آ کر یہ نہیں بتایا تھا کہ ہال میں موجود کسینوں کو لوٹنے کی نیت سے آنے والے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ دوسری طرف پٹیل بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عالیشان عمارت کے گوشے گوشے میں اس کے مسلح محافظ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے تک کسی مخالف کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کمرے کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے بک شیلف کے پاس آ گیا۔ اس شیلف میں موٹی موٹی کتابیں رکھی تھیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ بک شیلف صرف ایک دکھاوا ہے۔ اس کے عقب میں ایک سیڑھی ہے جو ایک چھوٹے سے کمرے میں اترتی ہے۔ اس کمرے میں اس نے اپنا کالا دھن چھپا رکھا تھا۔ اس نے یہ خفیہ دروازہ کھولنے سے پہلے کمرے کے باہر لگا ہوا سلک پر چلا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس وقت مصروف ہے اور اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بک شیلف کے پاس آ کر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور بک شیلف کو دونوں کناروں سے پکڑ کر گھما دیا۔ وہ بڑی آسانی سے گھوم گیا۔ اس کے چکر کاٹتے ایک خلا سا نمودار ہوا۔ اس خلا کے اندر وہ کمرہ تھا جس کی ہوا بھی اس نے بہت کم لوگوں کو لگنے دی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کمرے میں آ گیا۔ اس نے سیڑھیاں بند کر کے بک شیلف گھما دیا، جس کی وجہ سے دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اس کمرے میں روشنی کا بہت اچھا انتظام تھا۔ گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں تبیز قالین تھا، صوفے رکھے تھے، ایک میز تھی اور ایک دیوار کے سہارے وہ تجوری رکھی تھی جو اگرچہ بہت چھوٹی اور ہلکی تھی، لیکن اسے آسانی سے کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ اس تجوری میں اس نے اپنی اب تک کی کمائی جمع کر رکھی تھی۔ وہ اپنی دولت بینکوں میں رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ تجوری کو بند دیکھ کر بہت مطمئن ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کمرے تک کسی کا بھی آنا محال ہے۔ صرف گوما جانتا تھا کہ وہ اپنی دولت کہاں رکھا کرتا ہے۔ اس نے گوما کے پیچھے ایک ماہر نشانے باز کو لگا دیا تھا، لیکن اس نے ابھی تک آ کر کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ اچانک اوپر سے آوازیں آنے لگی۔ یہ بہت ہی عجیب قسم کی آوازیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس عمارت پر بیک وقت ہزاروں آدمیوں نے حملہ کر دیا ہو۔ تڑا تڑ گولیاں چلنے اور لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں، بھاگتے دوڑتے قدم چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ پیڈرو کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ بوکھلا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے جلدی سے شیلف والے دروازے کو بند کیا اور باہر جلتے ہوئے سرخ بلب کو بجھا دیا۔ بلب کے بجھتے اس کے کئی آدمی بے تحاشا دوڑتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ شاید وہ بہت دیر سے اس کے پاس آنے کے منتظر تھے۔ کیا بات ہوئی ہے ہاشم خان؟ یہ کیسی بھگدڑ مچی ہوئی ہے؟ کیا بتاؤں جناب، گوما کے مخصوص آدمیوں نے ہال میں فائرنگ شروع کر دی ہے۔ وہ بے تحاشا گولیاں چلا رہے ہیں۔ گوما کے آدمی؟ پیڈرو کا ماتھا ٹھنکا۔ پھر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس سے ایک اور حماقت ہو گئی تھی۔ اس نے گوما کے بارے میں صرف پٹیل کو بتایا تھا، دوسروں کو خبردار نہیں کیا تھا۔ اگر وہ دوسروں کو بھی بتا دیتا تو اب تک گوما کا پکڑے جانا یا ہلاک ہو جانا یقینی بات تھی۔ اس نے اپنے تمام محافظوں کو گوما کے سپرد کر رکھا تھا۔ وہ ان آدمیوں کا چیف تھا۔ اس نے خود ہی اپنی پسند کے آدمی لے کر ایک چھوٹا سا دستہ بھی بنا رکھا تھا۔ یہ لوگ بہترین فائٹر تھے جن کا انتخاب خود گوما نے کیا تھا۔
हाशिम खान का इशारा शायद उसी दस्ते की तरफ था। शायद उसी दस्ते ने जुआ खाने में ये क़यामत बर्पा कर दी थी और उन्हें इसका हुक्म गोमा ने दिया था। उन लोगों पर चूंकि गोमा की हकीकत अभी तक नहीं खुली थी, इसलिए वो उसका साथ दिए जा रहे थे और उसका हुक्म मानने पर मजबूर थे। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, सबके सब चारों तरफ फैल जाओ। गोमा जहां भी नजर आए उसे गोली मार दो, जाओ। पेड्रो गुस्से से दौड़ा। हाशिम खान चंद लम्हों तक हैरत से पेड्रो की तरफ देखता रहा, फिर जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। पेड्रो की परेशानी मजीद बढ़ गई। बाहर होने वाला हंगामा अभी तक जारी था। सहमे हुए लोग बितके हुए घोड़ों की तरह अभी तक दौड़ते चले जा रहे थे। पूरी इमारत में जलजला सा बर्पा हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को रोकने के लिए क्या तरीका इख्तियार करे। अगर ये सूरत हाल कुछ देर बाकी रह जाती तो ये पूरी इमारत तलपट होकर रह जाती। उसने दिल ही दिल में गोमा को गालियां देनी शुरू कर दी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आदमी बौखलाए हुए कमरे में आया। वो उसके मुहाफिजों में एक था। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्यों भागे चले आ रहे हो? बॉस, किसी ने इमारत को आग लगा दी है। क्या? पेड्रो की आंखों तले अंधेरा छा गया। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ मेज पर रख दिए। ये क्या कह रहे हो तुम? यस बॉस, पूरी इमारत तबाह होने वाली है। हर तरफ भगदड़ मची हुई है, गोलियां चल रही हैं, आग लग रही है। ओह गॉड! पेड्रो की आंखें उबल पड़ी। वो बुरी तरह घबरा गया था। फिर उसने उसी वक्त एक फैसला कर लिया। इस वक्त तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? 6 बॉस। ये सब बाहर ही खड़े। इस इमारत को जहन्नुम में डालो। उन सबको जल्दी से अंदर बुला लो। हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाना है। वो आदमी जल्दी से बाहर चला गया। पेड्रो बेताबी से कमरे में टहलने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी मेज की दराजें खोली और बड़ी तेजी से कागजात समेटने शुरू कर दिए। इन कागजात को उसने अपने ब्रीफकेस में भर लिया। इतनी देर में उसके मुहाफिज कमरे में आ गए। तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम सबको यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। इस इमारत में चारों तरफ हमारे दुश्मन घुस आए हैं। क्या इस मौके पर तुम लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? यस बॉस, हम हाजिर हैं। आप हुक्म तो करें। तुम लोगों को ये तो मालूम होगा कि इस इमारत की छत पर मेरा एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। बस तुम लोगों को एक तिजोरी उठाकर छत पर पहुंचानी है। हेलीकॉप्टर में तुम सबकी गुंजाइश तो नहीं होगी, इसलिए सिर्फ 3 आदमी मेरे साथ चलेंगे। उन तीनों को मैं एक जगह छोड़कर फौरन वापस आऊंगा और फिर बाकी सबको भी ले जाऊंगा। ठीक है ना? यस बॉस, आप जो कहें। हम लोग आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं। हमने नमक खाया आपका। तो फिर आओ, जल्दी करो। पेड्रो उन सबको उस कमरे में ले आया जहां वो तिजोरी रखी हुई थी। उन आदमियों के लिए उस तिजोरी को उठाना दुश्वार नहीं हुआ था। 4 आदमी बड़ी आसानी के साथ तिजोरी को उठाकर बाहर ले आए। पेड्रो बहुत ही चौकन्ना होकर उनके साथ साथ चल रहा था। उस इमारत में वाकई आग लगा दी गई थी। अगरचे इमारत का यह हिस्सा अभी तक महफूज था, लेकिन तपिश यहाँ तक महसूस की जा रही थी। लोगों के शोर और भगदड़ की आवाज़ों में अब और भी इजाफा हो गया था। उस कमरे से बाहर एक गैलरी थी जिस पर कालीन बिछा था और दोनों तरफ दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर लगी थी। गैलरी के आखिर में एक जीना था जो बहुत कम इस्तेमाल होता था। उन लोगों का रुख उसी जीने की तरफ था। पेड्रो बहुत मुस्तरब हो रहा था। वो बार बार उन लोगों को तेज चलने की हिदायत करता। वो लोग बिला आखिर सीढ़ियों तक पहुंच गए। चूंकि ये जीना बहुत कम इस्तेमाल में आता था, इसलिए उस पर गर्द जमी हुई थी। पेड्रो ने जीना तय करते हुए महसूस किया कि दोनों तरफ की दीवारें अच्छी खासी गर्म हो रही थी। इसका मतलब यह था कि जहां आग लगाई गई थी वो जगह ज्यादा फासले पर नहीं थी। छत तक पहुंचने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं हुई। रास्ते में उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। कोई नहीं मिला था। शायद सब लोग आग के चक्कर में आकर अपनी जानें बचाने के लिए भाग लिए थे। सीढ़ियों के अख्तिताम पर एक दरवाजा था। पेड्रो ने उस दरवाजे को खोला और छत पर आ गया। तिजोरी उठाए वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले आए। यहाँ आने के बाद पेड्रो ने गहरी सांस ली। धुएं के मरगोले छत तक पहुंच रहे थे। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि आग इमारत के किस हिस्से में लगी थी या लगाई गई थी। बहरहाल उसके लिए इत्मीनान की बात यह थी कि उसका हेलीकॉप्टर उसके सामने ही खड़ा था। इस पर बैठकर वो न सिर्फ खुद फरार हो सकता था बल्कि अपनी तमाम दौलत भी साथ ले जा सकता था। उसे यहाँ से जाने का बहुत अफसोस था। उसने बरसों मेहनत के बाद इस जन्नत को तामीर किया था, लेकिन अब इस जन्नत को छोड़े बिना कोई चारा भी ना था। उसने तिजोरी उठाने वालों को हेलीकॉप्टर तक उसे लाने की हिदायत की। उसी वक्त हेलीकॉप्टर के अकब से एक गोली चली और उन 2 आदमियों में से एक ढेर हो गया जो पेड्रो के साथ चला रहा था। इससे पहले कि पेड्रो और उसके दूसरे मुहाफिज संभल सकते, 2 गोलियां और चली और 2 आदमी ढेर हो गए। उनमें से एक वही था जिसने पेड्रो से बातें की थी और दूसरा आदमी वो था जिसने तिजोरी उठा रखी थी। उस आदमी के गिरते तिजोरी एक धमाके के साथ बकिया तीनों आदमियों के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। उन्होंने फौरन अपनी अपनी जेबों की तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन गोली चलाने वालों ने ज्यादा तेज रफ्तारी को सबूत दिया। कुछ गोलियां चली और बकिया तीनों भी लुढ़क गए। अब वहां सिर्फ पेड्रो तन्हा रह गया था।